Nothing can be accomplished without the hope of accomplishment. And yes, we are going to overcome this pandemic situation very soon. Hello everyone, welcome back. Today we are going to start the second chapter of geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife. But before that, let's have a quick revision. In last class we learned the first chapter, that is resources. There we understand that anything on the earth which fulfill our need is a resource. And there are three type of resources: natural resources, man-made resources and human resources. But in this chapter we are going to learn about natural resources only. So first of all, let's understand the title of this chapter. So here it is: land, soil, water, natural vegetation and wildlife. We also can call them natural resources. Why? Why we can call them natural resources? Because they are provided by the nature. Fine. Now one question is there: why we study them? Why they are important for us? Yes, they are very important just because we can't survive without natural resources. We can't survive without land, we can't survive without water. Let me explain that why natural resources are very important for a country. Here we have the example. Okay, so see, this is the very first page of your NCRT book, and here you can see the example of two countries, Tanzania and New Zealand. तो चलिए दो कंट्रीज़ को कंपेयर करके देखते हैं. तंजानिया में स्टोरी है मामा की. शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर. पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, मीन्स वाटर स्कैरसिटी है. लैंड की बात करें तो लैंड इज़ रॉकी, पथरीली ज़मीन है, और सोइल भी उतनी फर्टाइल नहीं है, बहुत ही कम ग्रो हो पाता है जो भी वहाँ पे वो लोग ग्रो करना चाहते हैं. तो वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, लैंड इज़ नॉट सूटेबल और सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल. दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो ये कहानी है पीटर की. पीटर की फैमिली वाइट ग्रासी प्लेन में रहती है जहाँ पे ज़्यादातर लोग शिप रेयरिंग करते हैं, और पीटर की फैमिली रन करती है एक वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. प्लस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. पीटर स्कूल जाता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है. अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है कि केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र को कम से कम यूज़ करना. तो एग्रीकल्चर करने का भी सबसे अच्छा तरीका इनको पता है. नाउ तंजानिया इज़ इन अ बैड कंडीशन बिकॉज दे डोंट हैव रिसोर्सेज. न्यूजीलैंड इज़ इन अ गुड पोजिशन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिसोर्सेज, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ग्रासी लैंड्स. तो रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड, वन ऑफ द मेजर component of natural resources. Now this is the exact page of your NCRT book. Now the first thing is that land is most important natural resources. Yes, it is. Now if we compare with water, land is only 30%. तो हमारी अर्थ पे 70% वाटर है और केवल 30% लैंड है. और ये जो 30% लैंड है ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे डेजर्ट. और इसी वजह से जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल नहीं है. तो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, या यूं कहें कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, हम लोग मेजरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया और दूसरा है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. ना स्पार्सली का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हों या बहुत ही दूर दूर रहते हों लोग. और डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब ये होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो या जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हों. ओके, एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया. नाउ रीज़न क्या है, या वो कौन से एरियाज़ है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है. नंबर 1, रग टोपोग्राफी. इसका मतलब ये है कि जो टोपोग्राफी है वो प्लेन नहीं है. समवेयर माउंटेन्स हैं, कहीं पे हिल्स हैं. तो माउंटेन्स और हिल्स में प्लेन से कंपेयर करोगे तो पॉपुलेशन बहुत कम मिलेगी, जैसे असम है या फिर लद्दाख. दूसरा है स्टीप स्लोप वाले एरिया, जहाँ पर माउंटेन का जो स्लोप है वो काफ़ी तीखा है. ठीक है.
वहाँ भी पॉपुलेशन आपको कम मिलेगी। या फिर लो लाइंग एरिया जहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है, पानी भरा हुआ होता है, या फिर डेजर्ट में लोग कम रहते हैं, या फिर थिक फॉरेस्ट जैसे अमेजन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर भी लोग कम रहना पसंद करते हैं। तो ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई नहीं रहता, पीपल कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए कम क्वांटिटी में लोग वहाँ भी रहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डेंसली पॉपुलेटेड के बारे में। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, प्लेन्स और रिवर। प्लेन्स और रिवर वो एरियाज़ है जहाँ पर कई सिविलाइजेशन से लोग रहते आए हैं और अब तक वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ना क्वेश्चन ये है कि क्यों है ऐसा, तो आंसर बहुत साफ है। जस्ट बिकॉज दिस लैंड ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन्स और रिवर वैली बेस्ट हैं एग्रीकल्चर करने के लिए और इसी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड यूज़। अब जो लैंड जिस लिए यूज़ होती है वो उसका लैंड यूज़ है। देखिए, आप जहाँ रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं या जिस कॉलोनी में रहते हैं, वो एरिया हाउसिंग के लिए यूज़ होता है, कुछ एरिया माइनिंग के लिए, कुछ एरिया फॉरेस्ट्री के लिए और कुछ एरिया एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। लेट मी शो यू हियर। देखिए, कुछ मेजर पर्पसेस हैं फॉरेस्ट्री के लिए, कुछ लैंड फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ होता है, कुछ माइनिंग के लिए और कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए और कुछ बिल्डिंग्स और हाउस बनाने के लिए और कुछ एरिया यूज़ होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है लैंड इटसेल्फ। जहाँ की लैंड जैसी होती है या जहाँ की लैंड जिस चीज़ के लिए सूटेबल होती है वहाँ पे उस तरह से उसका यूज़ किया जाता है। नाउ लेट मी शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग टेबल। देखिए, यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ का नाम लिखा है और यहाँ पर है कि वो कंट्री वहाँ के लैंड को किस तरह से यूज़ करती है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 6% क्रॉप लैंड है, यानी 6% एरिया पे एग्रीकल्चर होती है और 56 पे होता है पास्चर, मतलब एनिमल ग्राजिंग होती है यहाँ पे, और 14% पे है फॉरेस्ट। चलिए इंडिया का देखते हैं। इंडिया में है 57% क्रॉप लैंड, यानी 57% एरिया में एग्रीकल्चर होती है, फार्म्स हैं, और 22% फॉरेस्ट है और केवल 4% है जहाँ पर एनिमल ग्राजिंग होती है, क्योंकि हमारे यहाँ का लैंड एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। वहीं जापान, जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट्री होती है 67%। इन शॉर्ट व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कि हर कंट्री का लैंड यूज़ अलग अलग है, क्योंकि हर कंट्री की लैंड अलग है। So this is the first part of the chapter. I hope you understand it. Thank you so much for watching.